आर्ष ज्योतिर्विज्ञान का पुनर्जीवन अनिवार्य। पृथ्वी सामान्यतः अपनी धुरी पर घूमती, अपनी कक्षा में दौड़ लगाती और आत्मनिर्भर दिखती है, पर वास्तविकता वैसी है नहीं। सौर परिवार के सदस्यों की आकर्षण शक्ति उसे एक व्यवस्था क्रम में जकड़े हुए है। उनमें गड़बड़ी पड़े तो किसी भी ग्रह नक्षत्र के अनियंत्रित होकर किसी दूसरे के साथ टकरा जाने, स्वयं मरने और दूसरे को मारने का पूरा पूरा खतरा उत्पन्न हो जाए। पृथ्वी को जीवन सूर्य से प्राप्त हुआ है। उसी की रोशनी और गर्मी से धरातल पर अगणित गतिविधियां चलती और अनेक संपदाएं उत्पन्न होती हैं। ऋतुओं की उपयोगिता सभी समझते हैं। वे अपने आप नहीं आ टपकती, वरन पृथ्वी और सूर्य की दूरी बदलते रहने से ही ऋतु परिवर्तन संभव होता है। पराश्रित तो किसी न किसी अंश में सभी ग्रह नक्षत्र होते हैं, पर पृथ्वी की जो विशेष स्थिति है उसमें उसका अपना वैभव कम और अंतर्ग्रही अनुदान विशेष है। सूर्य तो पृथ्वी का जीवनदाता प्राण है। इस आदान प्रदान का सिलसिला टूट जाए या घट बढ़ जाए तो समझना चाहिए कि भूतल का सारा वैभव देखते देखते तिरोहित हो जाएगा। तब यहाँ शमशान जैसी स्तब्धता छाई होगी। मात्र सूर्य से ही नहीं, पृथ्वी को अन्य ग्रह नक्षत्रों से भी असंख्य अनुदान मिलते हैं। उत्तरी ध्रुव की विशेषताओं में एक यह है कि उसका विचित्र चुंबकत्व अपने उपयोग की आवश्यक वस्तुएं अनंत अंतरिक्ष में से खींचता रहता है। यह सूक्ष्म अनुदान एक ग्रह दूसरे की सुविधा के लिए आकाश में बिखेरता रहता है। लेन देन तो दूसरे ग्रहों में भी चलता रहता है, पर इस संदर्भ में पृथ्वी की चतुरता और क्षमता अत्यधिक है कि वह दूसरों के द्वारा बिखेरी हुई संपदाओं में से अपने काम की चीज़ें बड़ी मात्रा में कुशलतापूर्वक समेट ले। यदि ध्रुवों के चुंबकत्व में यह विशेषता ना होती तो पृथ्वी को ग्रह परिवार में यह गौरव ना मिला होता जो अद्भुत सौभाग्य की तरह उपलब्ध है। उपर्युक्त विश्लेषण से इस तथ्य का रहस्योद्घाटन होता है कि मात्र व्यक्ति या समाज ही नहीं, ग्रह नक्षत्र भी एक दूसरे पर आश्रित हैं और पारस्परिक सहयोग एवं आदान प्रदान से अपना काम चलाते हैं। इसे बैंकिंग पद्धति या सहकारी व्यवस्था के समतुल्य माना जा सकता है। शासन, अर्थतंत्र, कानून, समाज का स्वरूप आदि संसार की अधिकांश गतिविधियां इसी आधार पर चल रही हैं। यह सौरमंडल ही नहीं, सारा ब्रह्मांड उसी आधार पर जीवित और गतिशील है। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समय समय पर पृथ्वी पर पड़ता है। विशेषतः सूर्य की स्थिति में तनिक सा भी अंतर पड़ने पर उसकी प्रतिक्रिया तुरंत ही धरातल पर दिखाई पड़ती है। साथ ही तापमान ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव समय समय पर पृथ्वी पर पड़ता है। विशेषतः सूर्य की स्थिति में तनिक सा भी अंतर पड़ने पर उसकी प्रतिक्रिया तुरंत ही धरातल पर दिखाई पड़ती है। साथ ही तापमान घटने बढ़ने का प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष में संव्याप्त सूक्ष्म तरंगों की स्थिति में हेरफेर होने पर पृथ्वी के अनेक क्षेत्र अनेक प्रकार से प्रभावित होते हैं। उसका प्रकृति संपदा तथा प्राणियों की शारीरिक मानसिक स्थिति पर अप्रत्याशित प्रभाव पड़ता है। सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण के अवसर पर आदान प्रदान में थोड़ा सा ही अंतर पड़ता है, पर उसकी प्रतिक्रिया दूरगामी होती है। कई बार तो उस व्यतिरेक का प्रभाव तत्काल ही दृष्टिगोचर होता है। चंद्रमा की कलाएं घटने बढ़ने से समुद्र में आने वाले ज्वार भाटों से सभी परिचित हैं। यह ग्रह प्रभाव ही है जो पृथ्वी की परिस्थितियों में फेरबदल प्रस्तुत करता है। मानसून, तूफान आदि की आकाश में घटित होने वाली घटनाओं में धरती की परिस्थितियां उतना कारण नहीं होती जितना कि सूर्य या सौरमंडल के साथ पृथ्वी के चल रहे तालमेल का व्यतिरेक। अमुक वनस्पतियों का अमुक ऋतु में पैदा होना, ना होना, बढ़ना, ना बढ़ना इस बात पर निर्भर रहता है कि सौर ऊर्जा की अमुक मात्रा का अनुदान उन्हें मिलता है या नहीं। पृथ्वी के रासायनिक पदार्थ तो सदा एक जैसे रहते हैं, फिर वनस्पतियों का एक रस पोषण मिलने
और उपयुक्त तापमान रहने पर भी यह अंतर क्यों होता है कि नियत समय पर ही अमुक वनस्पतियां उगे या ना उगे। उस रहस्य का स्पष्टीकरण इतना ही है कि अंतर्ग्रही अनुदान भूमंडल को समान रूप से प्रभावित नहीं करते, वरन उसके विभिन्न जड़ चेतन घटकों को भी अलग अलग प्रकार के अनुदान देते हैं। आत्महत्याओं और अपराधों के घटने बढ़ने की जांच पड़ताल से पाया गया कि समयानुसार संतुलन और विक्षोभ के भी ज्वार भाटे आते हैं। इनसे प्रभावित होकर असंख्य मनुष्य उत्तेजना के कारण होने पर भी शांत रहते और सामान्य परिस्थितियों में भी नाम मात्र के कारण होने पर भी आपे से बाहर होते देखे गए हैं। इसे सामूहिक जीवन पर पड़ने वाला ग्रह प्रभाव कह सकते हैं। कितने ही वृक्षों में यह विशेषता पाई जाती है कि 11 वर्षीय सूर्य चक्र के अनुरूप उनमें रासायनिक उतार चढ़ाव होते हैं और वृद्धि में उत्साह तथा अवरोध पड़ता है। वसंत ऋतु में वृक्ष वनस्पतियों के फूलने का प्रत्यक्ष कारण तापमान के घट बढ़ से भी जोड़ा जा सकता है, पर इसका क्या उत्तर है कि अधिकांश प्राणियों में उन दिनों कामुकता उभरती है और गर्भधारण का दौर व्यापक रूप से चलता है। इससे प्रतीत होता है कि ऋतुएं न केवल परिस्थितियों को प्रभावित करती हैं, वरन वनस्थिति में भी परिवर्तन करती हैं। कहा जा चुका है कि ऋतु परिवर्तन धरती की विशेषता नहीं, सूर्य की निकटता तथा दूरी की प्रतिक्रिया मात्र है। विनाश की प्रस्तुत विभीषिकाओं में मानवीय दुष्कर्मों की प्रधानता तो प्रमुख कारण है ही, पर इसके अतिरिक्त भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है, ग्रहों की स्थिति का भूमंडल पर प्रभाव। उसे ना तो नगण्य ठहराया जा सकता है और ना अमान्य किया जा सकता है। इस संबंध में हम सब पूर्णतः अनजान हैं। यदि विनाशकारी अंतर्ग्रही विवरण का स्वरूप और स्तर समझा जा सके तो रोकथाम का उपाय ढूंढ निकालना भी कठिन नहीं है। भौतिक विज्ञान मात्र प्रकृति क्षेत्र तक सीमित है। अध्यात्म विज्ञान का चेतना क्षेत्र पर अधिकार है। चेतना इतनी समर्थ है कि पदार्थ की स्थिति में आवश्यक परिवर्तन करती रही है और करती रहेगी। प्रस्तुत ग्रह संकट का निवारण कर सकने के लिए प्रकृति विज्ञानी अपनी असमर्थता व्यक्त कर सकते हैं, किंतु चेतना की शक्ति को निराशा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वह अपनी प्रचंड सामर्थ्य से प्रकृति प्रभाव को मोड़ने और परिस्थिति में परिवर्तन करने की सामर्थ्य से संपन्न है। पृथ्वी और अंतरिक्ष का समान अस्तित्व है। एक को समीपवर्ती, दूसरे को दूरवर्ती अथवा एक को प्रत्यक्ष, दूसरे को परोक्ष कह सकते हैं। प्राचीन काल से ही इनके समन्वय की आवश्यकता समझी गई थी। आज भी उसे फिर से क्रियान्वित करना आवश्यक हो गया है। दोनों के मध्य आदान प्रदान का उतना ही क्रम चल रहा है जितना कि प्रकृति प्रभाव से अनायास उपलब्ध हो सकता है। इसकी अभिवृद्धि में मानवीय प्रयत्न जोड़ने की आवश्यकता है। प्रकृति में तो आग और बिजली जैसे तत्व भी अनादिकाल से विद्यमान थे, पर मनुष्य ने उन्हें प्रयत्नपूर्वक हस्तगत किया है। अंतरिक्ष के अनुदान अंततः उच्च स्तरीय हैं। उनकी उपलब्धि इस युग संधि की वेला में तो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो गई है। विनाश से सुरक्षा और विकास की सफलता में मानवीय प्रयत्नों और साधनों को आवश्यक तो कहा जा सकता है, पर पर्याप्त नहीं। इस अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए अंतरिक्षीय सहयोग इन दिनों नितांत आवश्यक हो गया है। इस समन्वय का, आदान प्रदान का द्वार खुल जाने से कितनी ही सुखद संभावनाएं सामने आ सकती हैं।